नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात दिखाता हूं। आइए, उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है आई लव पर एक्शन वर्सेस धमकी। आपको बताऊंगा कि आई लव पर एक्शन वर्सेस धमकी शुरू हो गई है। आखिर कैसे और क्यों, आखिर क्या एक्शन हुआ है बरेली में अब, और किस तरह से नेता बरेली पहुंचने वाले थे लेकिन बरेली पहुंचने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिए गए। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्यों योगी को नेता, सियासतदान और मौलाना अब ललकार रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, बरेली के बवालियों का एनकाउंटर। बताएंगे आपको कि बरेली में कल एक एनकाउंटर हुआ था, अब दो और हो गए हैं। आज दो एनकाउंटर हुए, यानी 3 एनकाउंटर बरेली में हो चुके हैं अब तक। 250 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी बाहर से आए थे। बिहार और बंगाल कनेक्शन सामने आया है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, भारत को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली है। आखिर इंडिया को ट्रॉफी कब मिलेगी, यह आपको बताऊंगा। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर कहां पहुंचे हैं और मोहसिन नकवी पर क्या एक्शन होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, बाबा का गंदा खेल, शेख से तालमेल। बाबा का दुबई कनेक्शन सामने आया है। वो चैट आपको दिखाऊंगा जिससे खुलासा हुआ क्या बाबा सेक्स रैकेट चलाता है और दुबई तक लड़कियों की सप्लाई करता है। वो पूरा चैट हिला देने वाला है बाबा का। बाबा को आज पुलिस आश्रम भी लेकर पहुंची थी, वो भी आपको दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिना जंग की पीओके की वापसी। आपको बताऊंगा कि आखिर पीओके में क्या हुआ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा था कि पीओके भारत को अपने आप वापस मिल जाएगा, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में क्या ऐसा हो रहा है कि वो हिंदुस्तान को वापस मिल सकता है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। बरेली में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन। अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी। 2 उपद्रवी एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया सिक्का और डाक टिकट। शताब्दी समारोह में डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, कहा घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, सतर्क रहना है। महानवमी के मौके पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। बाबा चैतन्यानंद के आश्रम में दिल्ली पुलिस की छापेमारी, कमरे से अश्लील सामान और सीडी बरामद। नेताओं के साथ फर्जी फोटो भी मिली। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अब तक 12 की मौत, 160 से ज्यादा घायल। कई पाकिस्तानी सैनिक भी अस्पताल में भर्ती। फिलीपींस में भूकंप से भारी तबाही, 69 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 मापी गई। इस महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिल सकते हैं। 26-27 अक्टूबर को आसियान समिट में हो सकती है मुलाकात। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी दिसंबर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। अमेरिका में आज से शटडाउन लागू। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए। 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने की नौबत। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता, कैबिनेट ने दी मंजूरी। एचएएल को अमेरिका से तेजस का चौथा इंजन मिला है। नवंबर में भारतीय वायुसेना को 2 और तेजस फाइटर जेट मिलेंगे। 2028 तक 83 विमान देने का सौदा। राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप, सवालों के घेरे में सरकारी अस्पताल में सप्लाई किया जाने वाला कफ सिरप। फिलहाल सरकार ने लगाई पाबंदी। उद्घाटन से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे गौतम अडानी, सभी कर्मचारियों से की मुलाकात। 8 अक्टूबर को होना एयरपोर्ट का उद्घाटन। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच तेज हो गई है। असम पुलिस ने आयोजनकर्ता और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपी। 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश यात्रा पर लगाई रोक। 2 दिन के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को दी। दुबई के दफ्तर में रखा गया कप। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मुख्यमंत्री, इनको लगता है जैसे बाबा सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। खाली बरेली में क्या हुआ?
जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, खबर को लाठियों से मार रहे थे, आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको, फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएं, मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं। अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे हैं, मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। अभी दूध पियो बोतल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं, ये नहीं आना, आते क्या करते? पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। आज की पहली बड़ी खबर है, बरेली में एक्शन के बाद हो क्या रहा है। एक्शन के बाद धमकी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज खुद गोरखपुर में थे, नवमी का मौका था, पूजा अर्चना कर रहे थे, कन्या पूजन कर रहे थे। योगी कन्याओं की पूजा की, उनके पांव धुलाए। और दूसरी तरफ बरेली में एनकाउंटर हो रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा, बरेली में एक और एनकाउंटर हो गया आज। वो जो लंबे वक्त से फरार था, पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए, जिसका एनकाउंटर हुआ वो कह रहा है नदीम ने भेजा था। नदीम तौकीर रजा का राइट हैंड। नदीम गिरफ्तार किया जा चुका और जेल में है। अगला एनकाउंटर देखिए, एक और एनकाउंटर हुआ। दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ, फरार चल रहा था और पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही थी। तो बरेली में अब तक 3 एनकाउंटर हो गए। तीसरा एनकाउंटर कल हुआ था। यह तस्वीर देखिए, 3 लोगों को हाफ एनकाउंटर हुआ है। यह बरेली का तीसरा एनकाउंटर। यह भी फरार था, इस पर आरोप था, पुलिस पर इसने गोली चलाई है। और यही वजह है कि सियासतदान जाना चाहते थे बरेली। तस्वीर अगली देखिए, दानिश अली कांग्रेस के नेता बरेली जाना चाहते थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उनके घर पुलिस पहुंच चुकी थी, घर से बाहर नहीं निकल पाया दानिश अली। अब
गाड़ी किसी और को साथ में ले जाना नहीं चाहता, हम अकेले जाना चाहते हैं। मैं अकेले मैं नहीं समझता कि वहां की स्थिति क्या, वहां तो बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों को, लोगों को की दुकानें तोड़ रहे हैं आप। दानिश अली बरेली जाना चाहते थे, नहीं जा सके। ये इमरान मसूद, कांग्रेस नेता इमरान मसूद के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। सांसद इमरान मसूद भी जाना चाहते थे, लेकिन बरेली जाने से पहले उनके घर के बाहर पुलिस थी और उन्हें नजरबंद किया गया था। प्रशासन को डर था कि माहौल खराब हो सकता है, इसलिए सांसद को जाने नहीं दिया गया और बाकायदा बरेली में भारी सुरक्षा तैनाती थी। बरेली में अभी भी टेंशन हाई है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल है। दूसरी तरफ बहुत से लोगों के बयानों ने भी तनाव बढ़ा रखा है। की जागीर है जो ये रोक दे, न मोदी की मां की मेहर में, न ये यूपी का रहने वाला जोगी, न इनकी मां की मेहर में। आओ आओ, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो, खान रजवी को हथकड़ी लगा लो अगर दम है तो। हम जेलों से नहीं घबराया करते। योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सवाल उठा रहे हैं। बाबा फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ, वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हिंसा के बाद से यूपी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। गिरफ्तारी से लेकर बुलडोजर एक्शन और अब एनकाउंटर जारी है। एक्शन से नाराज कुछ लोग धमकी और भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। बुलडोजर कार्रवाई भी फौरन रोकी जाए और दहशत का माहौल खत्म किया जाए। अगर हमारी ये मांगे फौरन कबूल न की गई तो जल्द ही कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। अब देखिए जरा इस एक्शन के बाद योगी को क्या क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बरेली में अभी भी कार्रवाई हो रही है। योगी की कार्रवाई और एक्शन जारी है। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर बवाल के बाद एक्शन हो रहा है। बरेली में अब तक 81 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आरोपियों की। तौकीर के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुछ आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं योगी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी ने कहा फतेहपुर दरगाह का मामला उठाया। फतेहपुर दरगाह पर हमले के दौरान आखिर योगी चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर तुरंत एक्शन लिया। मोहम्मद से मोहब्बत जताना कोई जुर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस सांसद ने भी योगी सरकार को घेरा। इमरान मसूद को बरेली जाने से पहले घर पर नजरबंद किया गया। हम पर बुलडोजर चलेंगे, मैं कानून को तोड़ने वाला नहीं हूं। इमरान ने बरेली में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा हमारे लिए कानून अलग होगा और दूसरों के लिए अलग होगा। मसूद ने मुसलमानों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। और तौसीफ रजा जो कि तौकीर के भाई हैं, तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर भड़के हैं उनके भाई। तौकीर के भाई तौसीफ ने ठोस कदम उठाने की चेतावनी दी है। अगर मुसलमानों पर जुल्म नहीं रुके तो ठोस कदम उठाएंगे। बरेली के मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा देने का आरोप लगाया। बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार कर थाने में पीटा जा रहा है। मीडिया के सामने चोटिल घायल लोगों की परेड कराई जा रही है। मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर खड़े करने का आरोप लगाया। मस्जिदों में दबिश देकर इमामों नमाजियों को प्रताड़ित किया गया है। केस वापस लेने और बुलडोजर एक्शन रोकने की मांग की गई है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान और तौकीर रजा के भाई क्या कह रहे हैं। बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए। एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे।
ये नाजुक दौर चल रहा है मुल्क के अंदर, जिस दौर के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज्यादा निशाना है। ये चाहते हैं कि इनकी तमाम तर नाकामियां उस नफरत के माहौल में दब जाएं जो नफरत का माहौल ये देश के अंदर पैदा कर रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी डंडा बुलडोजर गोली सब चलाने का काम हो रहा है। पुलिस की जो मनमानी दबिशें हो रही हैं उसको हम चाहते हैं वो रुक जाएं, और ये जो बिल्डोज़र लाके खड़े किए जा रहे हैं, बिल्डोज़र चलाने की तैयारी है, बिल्डोज़र चलाए जा रहे हैं, हम इसको की रोकथाम चाहते हैं बस। और हमारा ये प्रशासन से मुतालबा है और हमारे ये मुतालबात हैं, नहीं मानेंगे तो फिर हम यूपी के उलमा की मीटिंग करेंगे। और आइए आपको बताऊं कि आखिर एक्शन हो रहा है, और एक्शन अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत से आरोपियों को ढूंढा और तलाशा जा रहा है। 3 एनकाउंटर हुए हैं अब तक, कल से आज तक में 24 घंटे में 3 लोगों पर एक्शन हुआ है। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए अब आपको बताऊं ये 3 लोग कौन हैं। बरेली में बवाल के बाद यूपी पुलिस अब लोगों को तलाश कर एनकाउंटर हो रहे हैं। फरार चल रहे 2 और आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम इदरीस और इकबाल है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गोली लगी। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी इदरीस पर कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं इकबाल पर 17 मामले पहले से चल रहे हैं। पुलिस ने दोनों के पास से सरकारी बंदूक बरामद की है। हिंसा के दौरान पुलिस की बंदूक छीनकर ये फरार हो गए थे, और एसपी सिटी के गनर की बंदूक छीनकर भागने का आरोप है। मीरगंज में हथियार बेचने की फिराक में था आरोपी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल जब्त किया गया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने नदीम खान का नाम लिया है। नदीम के कहने पर वो मौके पर पहुंचे थे जहां हिंसा हुई। दोनों आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट में कई केस इनके खिलाफ दर्ज हैं। सुनिए, एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो भी पुलिस एक्शन ले रही है, क्या कह रहे हैं। 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इन दोनों के पास से एक छीनी हुई सरकारी एंटी राइट गन जो मौके पे मौजूद पुलिस बल था उससे छीनी गई थी, ये बरामद हुई है। 2 तमंचे 315 बोर के अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। हुक्का और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल पैशन प्लस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे। अब आइए आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में देखिए हालात क्या है। ये बरेली की तस्वीर है। बरेली में घर और दुकानें बंद हैं। घर इसलिए बंद हैं, लोगों को डर है पुलिस घर से ना उठा ले, इसलिए ताला लगाकर फरार है। दुकानें भी बंद हैं, तब से दुकानें नहीं खुली हैं, तनावपूर्ण स्थिति है इसलिए। दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं तौकीर के घर। तौकीर के घर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। सीधे उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं। ये तौकीर के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है अब तक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है। अब देखिए जरा, तौकीर के करीबी तौकीर पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तौकीर के करीबी कह रहे हैं, सबसे पहले देखिए नदीम कह रहा है बरेली हिंसा की साजिश तौकीर रजा ने रची। पिछले 1.5 साल से वो अपनी ताकत नहीं दिखा पा रहा था। तौकीर के करीबी नदीम ने पुलिस के सामने खुलासा किया है, भीड़ जुटाकर वो अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते थे। 2027 चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में ताकत दिखाने की मंशा थी। मुसलमानों के बीच पैठ बनाकर उनका रहनुमा बनना चाहता था, लेकिन तौकीर की यह साजिश उन पर भारी पड़ी। इसके अलावा शहाबुद्दीन बरेलवी कह रहे हैं कि बिना नाम लिए तौकीर पर तंज कसा है। कुछ कट्टर और सियासी लोगों के फायदे के लिए यह सब जानबूझकर किया गया। बरेली में जो हुआ वो अफसोस की बात है। बरेली में बवाल के बाद अब गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। मोहम्मद के इजहार के नाम पर हिंसा पैगंबर की शिक्षा के खिलाफ है। साथ ही देखिए दूसरे आरोपी, दूसरे जो लोग हैं, जो फरत की पत्नी
जो फरहत है वो तौकीर का करीबी, उसकी पत्नी कह रही है हिंसा से पहले तौकीर फरहत के घर में ही रुका। मौलाना तौकीर ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था। सीएम योगी से उन पर किसी तरह की कार्रवाई ना करने का आरोप है। प्रशासन से बुलडोजर एक्शन ना करने की गुहार लगाई गई है। फरहत और उसके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तौकीर के करीबी हैं। सुनिए जरा, तौकीर से जो अब तक मिले हुए थे, साथ थे, इस बवाल के बाद वो सब कह रहे हैं तौकीर से उनका कोई ताल्लुक नहीं। घुन के साथ, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। तो अब हालात ये हैं कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस रहा है। लोगों ने नाजायज काम किए हैं और जिन लोगों ने गरीबों को सताया है और मजलूमों की दाद रसी नहीं की है बल्कि खुद जालिम बन गए, तो जाहिर बात है कि जालिम को अब याद आना चाहिए और जालिम को जरूर डर और खौफ महसूस होना चाहिए। जालिम कौन, तौकीर रजा है क्या? मैं नाम नहीं जानता कौन लोग हैं। बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने गरीबों, मजलूमों, कमजोरों पर जो है वो अत्याचार किए। सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कुछ भी ये मालूम नहीं था कि ये कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, तो हम वैसे अपनी देख रेख करते। वो तो कभी कदार हमारे घर आ ही जाते थे। तो हमने उनको चाय नाश्ता कराया और चाय नाश्ता कराने के बाद वो बोले मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। वो लेट गए। जब हमने सुबह को उठे, हमने थोड़ी लेट ही उठे थे, जब हम उठे तो देखे यहाँ पे कुछ बात बिगड़ चुकी थी। पुलिस आ गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। हम ये चाहते हैं कि हमारे शौहर फरहत खां और हमारा बेटा मोइन बेकसूर है और हम लोग भी घर वाले बेकसूर हैं। हमारा घर भी ना तोड़ा जाए और हमारे बच्चों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब देखिए, बरेली हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई, पुलिस उन तस्वीरों के जरिए तलाश कर रही है आरोपियों को। कुछ और नई तस्वीरें सामने आई है ड्रोन कैमरों से कि उस वक्त मंजर क्या था और हालात क्या था बरेली के अंदर जुमे की नमाज के बाद। दावा किया गया कि पुलिस के साथ यहां धक्का मुक्की शुरू हुई, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और फिर लोग भागे। बहुत सी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियों के आधार पर, पूछताछ के आधार पर यह कहा जा रहा है कि बहुत से लोग बाहर से आए थे। हिंसा के दिन जुमे की नमाज की टाइमिंग पहले शिफ्ट की गई। 12:30 से 1 बजे का वक्त रखा गया ताकि भीड़ जमा हो सके। मुस्लिम धर्मगुरु सलमान अजहरी के वीडियो वायरल किए गए। हिंसा वाले दिन कम से कम 20 लोगों के पास हथियार थे, पुलिस का दावा है। कुछ लोगों के पास से हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए। बरेली पुलिस ने उपद्रवियों को लेकर बड़ा दावा किया। पुलिस के मुताबिक हिंसा में शामिल कुछ लोग दूसरे राज्यों से आए थे। इसमें बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों के शामिल होने की आशंका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगह छापेमारी हो रही है। 19 सितंबर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। लोगों को जुमे के दिन इकट्ठा होने का मैसेज दिया गया और अब तक 200 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 3000 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह एक्शन पुलिस ने लिया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बरेली की घटना खुद अपने आप में जो शैतान हैं उनको वहां का कानून सजा दे देगी। मैं अभी कहना चाहता हूं अपने तमाम नौजवानों से कि भाई आप जो है ना, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर लव करते हो सचमुच, तो इस टिकर के बजाय आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हम भारतीय सभ्यता को मानना पड़ेगा, चाहे किसी धर्म में रहो। अपने धर्म की पूजा स्थल तक घर में करो। देश अब संविधान से चलता, शरीयत से नहीं। अब जो लोग शरीयत से देश चलाना चाहेंगे वो ऐसे ही जेल जाएंगे। क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं। हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं। हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबको नजरबंद करा ले रहे हैं, घर बंद करा, इतनी ताकत आपके पास। और अगर आपको मालूम है
कि यहाँ विवाद हो सकता है, आपके पास इनपुट होना, आपकी आईबी है, आपकी एलआईओ है, सारी इतने सिस्टम बना रखा है, आपने किस लिए बना रखा है? इसका मतलब सब फेल है, सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हो चुकी है, या जानबूझ के आप करा रहे हैं। ये दो ही चीज हो सकता है। सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता पैदा करके इस देश के अंदर नेपाल की स्थिति की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उनको सरकार को पूरी सख्ती के साथ निपटना चाहिए। तो बरेली में न सिर्फ आरोपियों पर बल्कि हर रोज पुलिस प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई कर रही है। जो अवैध संपत्ति है उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब तक बताया जा रहा है कि 250 करोड़ की संपत्ति सील हो चुकी है। तौकीर रजा और उनके करीबियों की संपत्ति है और पुलिस रोज इस तरह की कार्रवाई कर रही है। देखिए जरा, बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 250 करोड़ रुपए की संपत्ति पर एक्शन हुआ। तौकीर के करीबी नदीम खान की संपत्ति सील हुई है। सोमवार को हुई थी नदीम खान की गिरफ्तारी। तौकीर रजा के करीबियों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। 5 और संपत्तियों को चिन्हित किया गया। तौकीर के रिश्तेदारों के घर के नक्शे खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद कुछ जगहों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। यह अब तक कार्रवाई की गई है। आइए अब आपको दिखाऊं, साथ ही साथ बिजली चोरी का आरोप भी लग रहा है। यानी उस दिन आपको याद होगा बुलडोजर एक्शन हुआ था, बुलडोजर चला था, बताया गया कि यहां ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट लगाया गया था और रोज उससे कमाई की जा रही थी। और आइए आपको बताऊं, तौकीर के करीबियों पर बिजली चोरी का आरोप है। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और बुलडोजर एक्शन के बाद बिजली का झटका लगा है। बिजली विभाग को अवैध कनेक्शन की जानकारी मिली। अवैध कनेक्शन से ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर खोला गया था। इसके बाद तौकीर के करीबियों पर बिजली चोरी के केस दर्ज हुए हैं। तौकीर के करीबियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तौकीर रजा का दामाद अवैध चार्जिंग स्टेशन चला रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान चार्जिंग स्टेशन जमींदोज हो गया था। उस्मान रजा खान, मोहसिन रजा खान समेत 3 लोगों पर केस हुआ। बिजली चोरी कर 70 से 80 ई रिक्शा रोज चार्ज किए जा रहे थे। इन्हीं आरोपियों ने पुलिस एक्शन का विरोध भी किया है। बाद में पुलिस ने सबको मौके से खदेड़ दिया था। सुनिए जरा, अब लोग क्या कह रहे हैं, बरेली के लोग। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ऐसे पत्रों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो अपराधी है उस पे अपराधी की तरीके से जो कानून की कार्रवाई है वो होगी। उसने एक साजिश रची है, सुनियोजित साजिश रची है, देश में और प्रदेश में आग लगाने की कोशिश की है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रुप के माध्यम से पूरा अपना चैनल बनाया, उसके माध्यम से उन्होंने ऐसा हिंसा खड़ा किया पूरा। तो ऐसे हिंसक लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको ये नहीं पता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो पूर्ववर्ती सरकारों को देखते हुए उनको संरक्षण प्राप्त रहता था पूर्ववर्ती सरकारों का, तो ये उस चीज को भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ये सब भूल चुके हैं। जिस तरह इन्होंने पिछली सरकारों में दंगा फैलाया है, अब ये उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोदी जी, योगी जी की सरकार आ चुकी है। और आपने देखा उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों में क्या हुआ करता था, यही माफिया गुंडे लोगों की जमीनें कब्जाते थे, बहन बेटियों निकलने दूर करते थे। मगर आज जब से उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार आ चुकी है तो बहन बेटियां सुरक्षित है और लोगों की प्रॉपर्टी सुरक्षित है। सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने आए हैं। प्रदेश के अंदर जो है हिंसा करेंगे, हिंसा फैलाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे, एकजुट होकर पत्थरबाजी करेंगे, तो भाई उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी। ये कानून देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे, तो उन्होंने इसको स्थापित कर दिया है। और कानून का राज स्थापित करने के लिए अपराधियों पर एक्शन हो रहा है और हर रोज हो रहा है। न सिर्फ बरेली, दूसरे जिले देखिए, ये हापुड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हापुड़ में भी एनकाउंटर हुआ। ये संभल की तस्वीर आप देख रहे हैं। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। कौशाम्बी का एनकाउंटर दिखा रहा हूं मैं आपको। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। आइए अब आपको बताऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये अतीक और अतीक के सुपुत्र अली। अतीक का बेटा अली फिलहाल जेल में। अगली तस्वीर देखिए जरा। अली को जेल शिफ्ट किया गया, नैनी जेल से झांसी जेल भेजा जा रहा था। ये वो तस्वीर है। उस वक्त मीडिया कैमरों से घिरा हुआ था चारों तरफ से और मीडिया सवाल पूछ रही थी। इस दौरान मीडिया ने सवाल पूछा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा मीडिया के सामने अतीक के बेटा क्या कह रहा है। पहली बार आप उसे सुनेंगे, सुनिए जरा। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए। जो कुछ हो गया है सो हो गया है, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो क्या हुआ अली, क्या हुआ रास्ते में? पानी तक नहीं पीने दिया गया। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। रास्ते में कोई दिक्कत? अब बताइए, इतने छोटे से चेम्बर में 5-6 आदमी बैठे हैं, बताइए दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा? आगे जानता है कि सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और बाबा से जुड़ी है। बाबा पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बाबा का दुबई कनेक्शन सामने आ गया है। बाबा को आज पुलिस लेकर पहुंची थी आश्रम। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो तस्वीर है जब बाबा को उनके आश्रम लेकर पुलिस पहुंची है। आश्रम के अंदर गई है लेकर। मैं आ रहा हूं। बाबा के कुछ चैट भी सामने आए हैं जो चैट हिला देने वाले हैं। बाबा इन चैट्स में बात यह कर रहा है, एक चैट में बाबा दुबई की बात कर रहा है जिससे सेक्स रैकेट, इंटरनेशनल सेक्स रैकेट की तरफ इशारा किया है बाबा की इस चैट ने। पुलिस अब उस तरफ से भी अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। बाबा के गंदे काम में अब आया है एक शेख का नाम। वो शेख दुबई से जुड़ा है और उसके लिए बाबा हिंदुस्तान में शिकार की तलाश करता था। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि वो व्हाट्सएप चैट कह रहे हैं जो बाबा के मोबाइल से पुलिस ने बरामद किए हैं। तो क्या बाबागिरी की आड़ में चैतन्यानंद इंटरनेशनल सेक्स रैकेट भी चला रहा था? तो क्या वो इसलिए लड़कियों को अपने पैसे से विदेश भेजने की बात कहता था? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसने भगवा चोला सिर्फ और सिर्फ अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए डाल रखा था। अब देखिए बाबा का दुबई कनेक्शन क्या कहता है। बाबा क्या कर रहा था ऐसा? चैतन्यानंद के मोबाइल में एक शेख का जिक्र सामने आया है। दुबई के एक शेख के लिए पार्टनर की तलाश में था चैतन्यानंद। उसने एक लड़की से उसकी दोस्ती या दोस्त या किसी जूनियर के बारे में पूछा। कई लड़कियों ने बताया है कि वो विदेश भेजने का दबाव बनाता था। पुलिस अब देह व्यापार के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि चैतन्यानंद इंटरनेशनल सेक्स रैकेट चला रहा था। चैतन्यानंद केस में मानव तस्करी का एंगल भी हो सकता है। चैतन्यानंद अश्लील टॉय का भी शौकीन था। उसके कमरे से एक अश्लील टॉय बरामद हुआ है। पुलिस ने 5 एडल्ट सीडी भी बरामद की हैं। आज चैतन्यानंद को लेकर पुलिस आश्रम गई थी। आश्रम से 3 फोटो बरामद हुए जो फोटोशॉप किए गए। दिल्ली पुलिस की टीम बागेश्वर, अल्मोड़ा और दूसरी जगह पर गई है। इन जगहों पर चैतन्यानंद फरारी के दौरान रुका था। अब पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आपको वो चैट दिखाऊं जिसमें वो शेख का जिक्र कर रहा है। ये है बाबा के वो चैट जिन चैट्स में गुड इवनिंग माय मोस्ट बिलव्ड बेबी डॉटर, ये सारी चीजें बाबा लिख रहा है। और इसी में बाबा सेक्स पार्टनर की बात भी कर रहा है, इंटरनेशनल सेक्स पार्टनर। सुनिए जरा, आइए आपको सुनवाता हूं। सुनिए बाबा अपने मोबाइल चैट में क्या कुछ लिख रहा था और क्या जवाब दे रही थी पीड़िता। दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है। क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? कोई नहीं है। यह कैसे संभव है? मुझे नहीं पता। तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है? गुड मॉर्निंग बेबी, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? गुड मॉर्निंग बेबी। बेबी
ड्यूटी हो गई बेबी? शिफ्ट पर जा रही हूँ सर। गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल। यहाँ आफ्टरनून है सर। हैप्पी आफ्टरनून। क्या आपने कुछ लिया सर? वाओ हाँ बेबी। आप क्या कर रहे हैं सर? मैं अब सोने जा रही हूँ, कल फोन करूंगी आपको। क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? गुड नाइट। बताओ। गुड मॉर्निंग मेरी बेबी डॉल। गुड इवनिंग सर। आप क्या कर रहे हैं? डिस्को डांस कर रहा हूँ। वाओ सर ऑसम। क्या तुम भी करोगी? लड़कियों को नौकरी लगवाने का झांसा ये दे रहा था, जैसे एयर होस्टेस की नौकरी या कुछ और। हाँ जी, उसमें कुछ ऐसा उससे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो कुछ इसको अपना बायोडाटा वगैरह भेज रही हैं, तो उससे फिर ये आगे उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। बाबा के मोबाइल्स में कुछ ऐप मिला है आपको जिसमें ये सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस था, वो क्या है? वो ऐप है जो जिससे सीसीटीवी का वो अपना फ़ोन में देख सकते हैं, तो वो वाली ऐप इसके फ़ोन में मिल रही है। बाबा कोई इंटरनेशनल नंबर का भी इस्तेमाल कर रहा था फरारी के दौरान, और उसका क्या रोल था, बेसिकली क्यों कर रहा था ये? उसको पता तो था कि पुलिस उसको ढूंढ रही है, तो इसने अपने नंबर बंद कर रखे थे, बट क्योंकि ये बाहर जाता रहता था तो इसके पास वो नंबर थे, तो वो ही ये यूज कर रहा था। राइट, कल दशहरा है, रावण जलाया जाएगा। उससे पहले एक और खबर है जो रावण के लिए अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी रावण जलेगा। तस्वीर देखिए जरा, बारिश हुई, बारिश के बाद देखिए जरा, यह है रावण का हाल, जलने से पहले ही भीग गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, तैयारी चल रही है जोर शोर से। कल जलाया जाना है रावण, तो कहीं अभी देखिए पंडाल के अंदर है तो बारिश से सुरक्षित है, लेकिन कई जगह के रावण बह गए, गल गए, धुल गए। जलने के लिए तैयार बैठा था रावण, लेकिन अश्विन महीने में आसमान से बरस गए आषाढ़ और सावन, लाल पीले होते होते गीले हो गए। जयपुर की तस्वीर देखिए, इंद्र देवता ने ऐसा धोया कि राक्षसों के राजा औंधे मुंह पड़े नजर आए। दिल्ली में भी आसमान से गिरी आफत मूसलाधार, तो रावण महाराज हो गए तरबतर। दिल्ली के राजौरी गार्डन में रावण पर बारिश की बूंदों की ऐसी मार पड़ी कि उनकी कमर टेढ़ी हो गई और गर्दन झुक गई। लेकिन कोटा की तस्वीर दिलचस्प है, देश का सबसे बड़ा रावण बारिश में भी सीना तान खड़ा रहा। अब कुछ घंटों की बात है, बारिश हो या ओले पड़े, रावण को जलना है और वो जलेगा। आज नवरात्र का आखिरी दिन है और आज कन्या पूजन की परंपरा है। 9 दुर्गों के रूपों में कन्या की पूजा की जाती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखधाम मंदिर में नवमी की पूजा की और कन्या पूजन किया। उन्होंने छोटी बालिकाओं के पैर धोए और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। सेना के जवानों ने अखनूर सेक्टर में गांव वालों के साथ हवन किया और कन्या पूजन भी किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति, समृद्धि और एकता के लिए प्रार्थना की। कल दशहरा मनाया जाएगा और कर्नाटक के मैसूर का दशहरा काफी मशहूर है। यहां 10 दिनों तक उत्सव चलता है। दशहरे पर मैसूर के राजमहल में खास लाइटिंग होती है। सोने चांदी से सजे हाथियों का काफिला 21 तोपों की सलामी के बाद मैसूर राजमहल से निकलता है। तो सभी को कल का इंतजार है जब रावण जलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, दर्दनाक खबर है। जानलेवा कफ सिरप से सावधान रहने की जरूरत है। खांसी और कफ है तो दवा लेने से पहले सोचें। यह दवा ली और दावा किया गया ये कफ सिरप है। बच्चों को एक कफ सिरप दिया गया और कई बच्चों की मौत हो गई, ये दावा है। साथ ही साथ उन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है इस कफ सिरप के बाद। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा ये कफ सिरप कौन सा है और इसमें क्या ऐसा था जिसके बाद डॉक्टर भी पीकर बेहोश हो गया। एक मां पर दर्द का पहाड़ टूटा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो दवा अपने बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए दे रही है वो जानलेवा साबित होगी। खांसी ठीक करने के लिए हम, आप और हमारे बच्चे अक्सर कफ सिरप लेते हैं। राजस्थान के उन 2 बच्चों ने भी कफ सिरप लिया था, लेकिन उनकी खांसी ठीक होने के बजाय सांसें थम गई।
परिजनों ने जब डॉक्टर से शिकायत की तो उन्होंने चेक करने के लिए कफ सिरप खुद पी लिया और अस्पताल पहुंच गए। और आइए अब आपको बताऊं कहां कहां कितनी मौतें हुई हैं इस मामले में अब तक। यह सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 2 बच्चों की मौत राजस्थान में हुई है और 11 बच्चे बीमार हो गए राजस्थान में। यह है वो कफ सिरप। फिलहाल सिरप पर रोक लगा दी गई है। इस कफ सिरप पर मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की मौत हुई है छिंदवाड़ा में। और यह जो कफ सिरप है ये कोल्ड्रिफ और डेक्स्ट्रो डीएस सिरप है जिस पर रोक लगा दी गई है। दोनों कफ सिरप पर पाबंदी लग गई है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस सिरप में दिक्कत क्या है। डॉक्टर को यह सिरप दिया गया, आखिर डॉक्टर कैसे बेहोश हो गए। राजस्थान में कफ सिरप को लेकर जबरदस्त हड़कंप है। कफ सिरप से एक बच्चे की मौत का दावा है। सीकर में हुई 5 साल के बच्चे की मौत। कफ सिरप से कई बच्चों के बीमार होने का भी दावा है। जयपुर भरतपुर से भी इसी तरह के मामले सामने आए। जयपुर के दूदू की 2 साल की यशवी आईसीयू में भर्ती है। उसकी तबीयत बिगड़ी तो डिस्पेंसरी में दिखाया गया। डिस्पेंसरी में उसे बुखार और खांसी जुकाम की दवाई दी गई। परिजनों के मुताबिक पहले बुखार की दवा दी गई, सुधार नहीं होने पर खांसी की दवा पिला दी गई। खांसी की दवा पीने के बाद बच्ची बेसुध हो गई। कई घंटे तक बच्ची बेहोश रही तो जयपुर में भर्ती कराया गया। परिजनों ने शिकायत की तो डॉक्टर ने खुद कफ सिरप पिया। कफ सिरप पीते ही डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जिस सिरप पर सवाल है उसकी सप्लाई जून में शुरू हुई। अब सिरप के इसी बैच की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। कफ सिरप के 2 बैच के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की जान गई। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हुई और जांच में पता चला कफ सिरप के असर से किडनी फेल हुई। छिंदवाड़ा प्रशासन ने 2 कफ सिरप पर पाबंदी भी लगा दी है। सुनिए जरा पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। उसकी मम्मी ने 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन उसको एक दवा पिला दी। खांसी की दवा पिलाई, उससे क्या है कि उसको वही फिर वो सो गया, नींद आ गई। वो सब मम्मी दादी दादाजी सब ने उठाया, नहीं उठा, बेसुध निकला। बेहोशी से हालत में जो हॉस्पिटल में गए तो इसके हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। और वो दवाई यही पिलाई थी और कोई दवाई भी नहीं पिलाई थी। इसको किडनी में इन्फेक्शन ज्यादा बता दी, एकदम ही फेल बता दी उन्होंने। कारण क्या है किडनी का ये हमको कोई डॉक्टर ने हमको नहीं बताया। यही वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। बच्चा आपका कितने दिन बीमार रहा? मेरा बच्चा 15 दिन बीमार रहा। वो जांच करवाएंगे बोल रहे थे, पुनः भेजेंगे रिपोर्ट बोले। इसकी जांच करवाएंगे किस वजह से हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाए। सीकर में नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई। सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए।